हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे WNT सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। एक बात पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब इसके दो लेक्चर जाने वाले हैं। दो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैनोनिकल पाथवे, दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल पाथवे। भाई साहब, आपको अभी तक अगर आपने पहले कभी ये पढ़ा होगा WNT सिग्नलिंग, तो आपने केवल और केवल कैनोनिकल पाथवे ही पढ़ा होगा, लेकिन नॉन कैनोनिकल नहीं पढ़ा होगा। एंड मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नॉन कैनोनिकल से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें उस हिसाब से पढ़ना है कि हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। एक्चुअल में ये WNT सिग्नलिंग क्या होता है कि ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सिग्नलिंग होती है, यानी कि इसका यूज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। तो अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसने पहले से पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो सही है, नहीं पढ़ी तो और भी अच्छी बात है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में क्या होता है कि अगर आपका कोई सा टॉपिक है तो उसमें म्यूटेशन केस आपको जरूर ही देखने को मिलेगा। तो इसी इसी प्रकार से इसमें भी म्यूटेशन केस होते हैं, उन्हीं के ऊपर आपसे एग्जामिनर सवाल क्वेश्चन आंसर पूछता है, तो वे म्यूटेशन केस भी हम देखेंगे। एंड इसके कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन सी इसमें प्रोटीन पाई जा रही है, इस WNT का क्या मतलब है, सब चीज देखने वाले हैं। लेक्चर दोनों थोड़े लंबे लंबे जाएंगे, लेकिन आपके समझ में बिल्कुल 100% आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आपको मैं लेकर के चलूंगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं WNT सिग्नलिंग पाथवे से कि आपका WNT सिग्नलिंग क्या होता है, ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जो आपकी WNT सिग्नलिंग होती है ये क्या है कि इट इज ए पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब ये पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है, आई होप आपको पता हो, क्योंकि इससे पहले मैं आपके 23 लेक्चर करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको सारी की सारी सिग्नलिंग, चाहे आपकी पैराक्राइन हो, एंडोक्राइन हो, जस्टाक्राइन हो, ये सब बता चुका हूं। लेकिन यहाँ पर देखने की कोशिश करो, मान लो दो सेल हैं आपके, ये दो सेल आपके पास पास है, यानी कि नजदीक रखे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक सेल से कुछ आपका रिलीज होगा, ये प्रोटीन हो सकती है, ठीक है ना, प्रोटीन हो सकती है। तो ये प्रोटीन जाकर के दूसरी सेल पे, जो उसके पास वाली सेल है, उस पे काम करेगी। तो इस प्रकार की सिग्नलिंग को, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, इस प्रकार की सिग्नलिंग को हम पैराक्राइन सिग्नलिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो WNT होती है ये आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। अब इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व पैराक्राइन फैक्टर की, WNT क्या है, एक प्रकार से आपका पैराक्राइन फैक्टर होता है, यानी कि एक प्रकार से इसको हम लिगेंड बोल सकते हैं कि ये आपका मॉलिक्यूल है जो कि सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जो सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है इसका मतलब ये आपका एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि किस प्रकार से इसका नाम पड़ा वो चीज देखने की कोशिश करो कि भाई साहब इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको सबसे पहले ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में जो है डिस्कवर किया गया था। किस प्रकार से डिस्कवर किया गया वो देखने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पर आपका कोई भी ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला अच्छे से नहीं बना, बट यहाँ पर समझाने के लिए इतना ही काफी है, ठीक है ना। मान लो ये ड्रोसोफिला था, ड्रोसोफिला में क्या होते हैं, आपके विंग्स होते हैं जिनकी वजह से वो उड़ पाता है, ठीक है ना। ड्रोसोफिला में आपके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जिनकी वजह से ये उड़ पाता है। अब इन विंग्स को बनाने के लिए, इन विंग्स को बनाने के लिए आपका एक जीन पाया जाता है, एक जीन पाया जाता है जहां से आपकी प्रोटीन बनती है, एंड उस प्रोटीन के थ्रू ही ये विंग्स आपके बन पाते हैं। तो यहाँ पर देखा क्या गया कि भाई साहब आपकी ऐसी कंडीशन आई ड्रोसोफिला के अंदर कि ये जो विंग्स बन रहे थे ये विंग्स अब जो है नहीं बन पाए, ठीक है ना। इस ड्रोसोफिला के अंदर विंग्स ही नहीं बन पाए। तो जो ऐसी कंडीशन आई कि भाई साहब ये विंग्स तो आपके बन नहीं रहे थे, क्यों, क्योंकि जो जीन था, जीन में आ गया था आपका म्यूटेशन, जीन में आ गया था आपका म्यूटेशन। जब जीन में म्यूटेशन आ गया तो प्रोटीन भी उसकी वजह से नहीं बन पाई। तो ऐसे जीन्स जिसमें आपका म्यूटेशन आ गया हो, ऐसा जीन जिसमें आपका म्यूटेशन आ गया हो जिसकी वजह से विंग्स आपके नहीं बन पाए, तो इन जीन्स को नाम दे दिया गया WNT, या फिर इसकी फुल फॉर्म होती है विंगलेस, ठीक ना, विंगलेस ट्रांसड्यूसर, विंगलेस ट्रांसड्यूसर, ठीक है ना। WNT विंगलेस ट्रांसड्यूसर, इसको नाम दे दिया गया। इस जीन का नाम क्या पड़ा, WNT। एंड जो प्रोटीन ये बना रहा था इसको भी हमने क्या बोला, WNT प्रोटीन बोला, ठीक ना। क्या बोला, WNT प्रोटीन बोला, जिसके थ्रू ये विंग्स बन रहे थे। आई इतनी बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। तो WNT का मतलब पता चला होगा
कि ये आपकी जो है म्यूटेशन फॉर्म, यानी कि जब आपके ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में आपका जो है म्यूटेशन हुआ, तब साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि भाई साहब जो जीन है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पा रही, तो उस जीन को नाम दे दिया बिंगलैस ट्रांसड्यूसिन, ठीक ना, बिंगलैस ट्रांसड्यूसिन। मोस्टली जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही टॉपिक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जितने भी आपको नाम मिलेंगे सारे के सारे तो नहीं, लेकिन आपके हाँ 90% नाम जो होते हैं वे आपके म्यूटेशन केस पे ही रखे जाते हैं, इस बात को याद रख लेना। तो WNT नेम अराइज फ्रॉम बिंगलैस जीन, यानी कि जो आपके बिंगलैस जीन थे, बिंगलैस जीन का मतलब जो आपके बिंग्स बना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि उनमें म्यूटेशन केस आ गया, ठीक है ना, म्यूटेशन केस आ गया जिसकी वजह से बिंग्स नहीं बने, तो उनको कहा बिंगलैस जीन, और इसको हम बिंगलैस ट्रांसड्यूसिन के नाम से भी जानते हैं, इतनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको WNT का मतलब पता चला होगा कि WNT आपकी कहां से एंड किस प्रकार से नाम दिया गया है WNT का। अब यहाँ पर WNT में एक बात और देखने की कोशिश कर लेना कि जो WNT प्रोटीन होती है, जो WNT प्रोटीन होती है, आपने भी पढ़ा होगा कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इस पे क्या पाए जाते हैं, आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये राइबोसोम्स आपका किस का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये ही एक्चुअल में आपके WNT प्रोटीन को बनाते हैं, यही आपके WNT प्रोटीन को बनाते हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो आपका WNT प्रोटीन होता है ये आपका कहां से बनता है, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर आपका ER से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो केस था आपका ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में, ठीक है ना, ड्रोसोफिला के अंदर। लेकिन क्या होता है, अब इसको फर्दर जो है बाद में मतलब डिस्कवर किया गया माइस के अंदर। माइस के अंदर सेम एक जीन्स था जिसको नाम दे दिया गया INT फर्स्ट। अब ये INT फर्स्ट जीन जो था ये एक प्रोटीन बना रहा था, एंड इस प्रोटीन का सेम फंक्शन था जैसे कि आपका WNT का था, जैसे कि आपका WNT का। तो इस प्रोटीन को भी नाम दे दिया गया WNT, ठीक है ना, इस प्रोटीन को भी नाम दे दिया गया WNT। किसके अंदर भाई साहब, तो ये नाम दे दिया गया था आपको माइस के अंदर। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर इस INT फर्स्ट के अंदर म्यूटेशन केस हो गया तो यानी कि WNT प्रोटीन नहीं बन पाएगी, WNT प्रोटीन नहीं बन पाएगी, तो माइस के अंदर आपका क्या होने वाला है, एक प्रकार से कैंसर अराइज हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसर अराइज हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक चीज देखने की कोशिश करो, जब आप कभी भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो या आप कभी भी जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हो, तो मान लो आपका कोई सा जीन है, ठीक है ना, इस जीन का नाम A है। अब यहाँ पर कैंसर कब कब होगा, यानी कि जो आपकी डिजीज है वो कब कब होने वाली है, तो वो आपकी दो कंडीशन में होगी। एक तो जब जब ये जीन आपका बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो जाए, उस कंडीशन में कैंसर कोज करेगा। या फिर ऐसा हो कि भाई साहब ये बिल्कुल ही आपका कम बन रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन तक भी नहीं जा रहा, एक प्रकार से बेसल लेवल तक भी आपका नहीं बन पा रहा, तो उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा कि उस कंडीशन में भी आपका जो है वो कैंसर होने वाला है, इस बात को याद रख लेना। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बता रहा हूं, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका माइस के अंदर जो इंटीग्रीन जीन था यानी कि INT था, INT में म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन यहाँ पर नहीं बन पाई, WNT नहीं बन पाई, एंड इसने अल्टरनेटिवली क्या किया, इसने कैंसर कोज कर दिया माइस के अंदर, तो आपका माइस जो है वो मर गया। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। माइस क्या है, एक प्रकार का मैमल है, और आपको पता होगा कि जो मैमल्स होते हैं, नहीं भी पता तो मैं तो बता ही रहा हूं, जो मैमल्स होते हैं उनमें 19 टाइप्स के WNT प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो WNT फैमिली है काफी ब्रॉड फैमिली होती है, एंड इसके जैसी मैमल्स के अंदर, ओनली मैमल्स के अंदर आपकी 19 टाइप की प्रोटीन पाई जा रही है, जो कि आपका जो है फंक्शनल परफॉर्म करती है, सेम फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है, एंड आपका कुछ दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। मेनली जो फंक्शन होता है इसका याद रख लेना, मेनली जो फंक्शन होता है वो दो ही फंक्शन होते हैं इसके, ठीक है ना। दो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो भाई साहब एक तो ये पोलैरिटी प्रोवाइड कराती है,
पोलरिटी का क्या मतलब होता है कि किस प्रकार से पोलरिटी प्रोवाइड कराती है। मान लो यहाँ पर मैंने कोई आपका माइस बना दिया, ये आपका क्या है, ये आपका एक माइस है। माइस में होती है एक पूंछ यानी कि एक टैल होती है। इस प्रकार से मुझे पता है मैंने अच्छा माइस नहीं बनाया, लेकिन फिर भी इसको याद रखने की कोशिश कर लेना। तो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, अब इसका ये तो कहलाएगा आगे वाला पार्ट, ये कहलाएगा पीछे वाला पार्ट, ये कहलाएगा ऊपर वाला पार्ट, ये कहलाएगा नीचे वाला पार्ट। जो आपका जो है मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताया, ठीक है ना। जबकि अगर मैं इसको डेवलपमेंटल बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलूंगा तो वेंट्रल, डोर्सल, एक्सियल एंड फ्रंटल, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका बोला जाएगा। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो जो इसका आगे वाला पार्ट बनना है, जो पीछे वाला पार्ट बनना है, यहाँ पर एक प्रकार से पोलैरिटी सेट हो रही है। यहाँ पर एक प्रकार से पोलैरिटी सेट हो रही है कि मान लो आगे वाले हिस्से में आपकी आंख ही बनेगी, आगे वाले हिस्से में आपके जो है कान बनेंगे, पीछे वाले हिस्से में आपकी टैल बनेगी। तो एक प्रकार से पोलैरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक ना, पोलैरिटी प्रोवाइड करा रहा है। या फिर जो अगला वाला पार्ट है, यहाँ पर आपके हाथ ही बनेंगे, यानी कि जो है आपके हाथ ही बनने वाले हैं। पीछे वाले में क्या होगा कि आपके पैर ही बनेंगे। तो इस प्रकार से पोलैरिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो पोलैरिटी प्रोवाइड कराने के लिए WNT सिग्नलिंग का यूज किया जाता है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि भाई साहब सेल जब आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, तब सेल का में क्या होता है, सेल के अंदर डिवीजन होता है, ठीक है ना, सेल के अंदर डिवीजन होता है एंड सेल का प्रोलिफिकेशन होता है, ठीक है ना, यानी कि सेल अपनी संख्या में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सेल डिवीजन एंड सेल प्रोलिफिकेशन के लिए भी आपको WNT सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो फंक्शन इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको नहीं भूलना है। अब ये जो यहाँ पर मैंने WNT प्रोटीन की बात की है, अब ये क्या है, WNT प्रोटीन है। प्रोटीन है यानी कि इसके अंदर आपके अमाइनो एसिड पाए जाएंगे। इस प्रकार से आपके अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। अब इस अमाइनो एसिड में क्या होता है कि यहाँ पर आपके सिस्टीन अमाइनो एसिड जो होता है, ये आपका रिच होता है। सिस्टीन अमाइनो एसिड रिच होता है, यानी कि जगह जगह पे आपके सिस्टीन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। एंड सिस्टीन के साथ साथ यहाँ पर आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज एंड प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब आपका प्रोटीन ही होता है, यानी कि यहाँ पर आपके ग्लाइकोप्रोटीन भी लगे हुए रहेंगे। इस प्रकार से ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि भाई साहब ये इसको कैसा नेचर प्रोवाइड कराएंगे, ये इसको कैसा नेचर प्रोवाइड कराएंगे, तो याद रख लेना ये इसको एज ए फैटी एसिड वाला नेचर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि यहाँ पर बहुत आपके देखो, आपका जैसे कि मान लो ये इसका N टर्मिनल है, इस प्रोटीन का ये N टर्मिनल है, ये इसका C टर्मिनल है। तो यहाँ पर एक तो आपकी ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है इस प्रकार से, इसी के साथ साथ आपके कुछ फैटी एसिड भी लगे हुए होते हैं, इसके साथ साथ आपके कुछ फैटी एसिड भी लगे हुए होते हैं। ये फैटी एसिड क्या काम करते हैं कि भाई साहब जब सेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट होता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाता है, तब ये इसके जो ट्रांसफर है, ट्रांसफेरिकेशन, यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ये जो फैटी एसिड लगे हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है, ये इसकी लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट शो कर रहा है उसमें ये हेल्प करने वाले हैं। यानी कि WNT प्रोटीन इज रिच इन सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना, सिस्टीन रिच ग्लाइकोप्रोटीन इसमें होता है। आई होप इतनी बात अब आपके समझ में आई होगी कि WNT सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है एंड यहाँ पर इसके फंक्शन क्या होते हैं। ये दो फंक्शन आपको नहीं भूलने हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बता दूं तो इस बात को भी याद रख लेना कि जो WNT होता है एक्चुअल में ये दो प्रोडक्ट बनाता है। WNT आपके दो प्रोडक्ट बनाता है, एक को बोलते हैं सी माइक, ठीक है ना, ये एक को बोलते हैं आपका सी माइक, दूसरे को बोलते हैं साइक्लिन डी, दूसरे को क्या बोलेंगे, साइक्लिन डी बोलेंगे। एंड साइक्लिन डी को मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपके चेक पॉइंट होते हैं, किस प्रकार से आपके रेगुलेटर होते हैं, इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज बता चुका हूं। तो साइक्लिन डी को हमने पढ़ा था, ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करवाते हैं, साइक्लिन डी सेल डिवीजन में हेल्प करवाते हैं। सेम उसी प्रकार से
जो सी माइक होता है ये भी आपके सेल डिवीजन में हेल्प करता है, यानी कि सेल डिवीजन करवाता है। तो अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि जो आपका WNT होता है वो आपका सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। आई इतनी बात समझ में, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब ये जो WNT सिग्नलिंग होती है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इस WNT सिग्नलिंग को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला होता है आपका कैनोनिकल पाथवे, ठीक है ना, पहला होता है कैनोनिकल पाथवे, दूसरा होता है आपका नॉन कैनोनिकल पाथवे। एक्चुअल में कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल में क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है बीटा कैटेनिन, जिसका नाम क्या होता है, बीटा कैटेनिन। अब ये बीटा कैटेनिन के बेस पे ही हम इसको दो भागों में बांटते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो कैनोनिकल होता है, कैनोनिकल जो होता है वो आपका बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ पर आपकी बीटा कैटेनिन प्रोटीन पाई जाएगी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कैनोनिकल पाथवे में बीटा कैटेनिन प्रोटीन पाई जाएगी, इसलिए इसको बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट प्रोटीन या फिर कैनोनिकल पाथवे के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपकी नॉन कैनोनिकल होती है ये यहाँ पर आपकी बीटा कैटेनिन नहीं पाई जाती, यहाँ पर आपकी बीटा कैटेनिन प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसलिए इसको बीटा कैटेनिन इंडिपेंडेंट पाथवे के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो जो आपकी कैनोनिकल पाथवे होती है ये आपकी डेवलपमेंटल में, जब आपका एम्ब्रियो फीटस ये चीज बनती है तब यहाँ पर इसका जो कैनोनिकल पाथवे होता है, बीटा कैटेनिन पाथवे होता है, ये सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है ना। इसके बाद देखने की कोशिश करो जो आपका नॉन कैनोनिकल होता है, एक्चुअल में इसको भी अब दो भागों में बांटा गया। नॉन कैनोनिकल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होती है कैल्शियम डिपेंडेंट, एक होती है WNT कैल्शियम डिपेंडेंट। इस कैल्शियम डिपेंडेंट में क्या होता है आगे देखेंगे। यहाँ पर एक्चुअल में आपके कैल्शियम रिलीज होते हैं पाथवे में एंड ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। एक होती है आपकी WNT याद रख लेना, WNT प्लेनर सेल पोलरिटी, यानी कि WNT PCP या फिर इसको हम कैल्शियम इंडिपेंडेंट, WNT कैल्शियम इंडिपेंडेंट या फिर WNT प्लेनर सेल पोलरिटी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्लेनर सेल पोलरिटी, आपको आगे देखने को मिल जाएगी। आई बात समझ में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का मेन लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका कैनोनिकल पाथवे के बारे में, कि कैनोनिकल पाथवे क्या होता है एंड WNT प्रोटीन किस प्रकार से हेल्प करती है, ठीक है ना। बट गाइज उससे पहले आपको कुछ यहाँ पर प्लेयर लिखे हुए हैं, इन प्लेयर के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि यही प्लेयर होते हैं जो कि आपके जो है पाथवे को परफॉर्म करवाते हैं स्पेसिफिकली कैनोनिकल के अंदर, ठीक है ना। स्पेसिफिकली आपके कैनोनिकल के अंदर ये पाथवे होते हैं एंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज वो इसी चार्ट से पूछा जाएगा, याद रख लेना, इसी चार्ट से आपका पूछा जाने वाला है। फुल फॉर्म की आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि फुल फॉर्म सारी की सारी ये लिखी हुई है। आप बोलते हो कि सर हमको फुल फॉर्म भी चाहिए, तो ये लिखी हुई आपकी फुल फॉर्म। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्लेयर आपके होते हैं। तो देखो सबसे पहला जो प्लेयर है यहाँ पर है आपका लिगेंड। लिगेंड क्या होता है कि जो भी सिग्नल मॉलिक्यूल है, यानी कि जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो क्या है, WNT, वो क्या है, WNT प्रोटीन है एंड ये सिंथेसाइज हो रहा है ER में, स्पेसिफिकली जो आपका RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहां पर ये आपका सिंथेसाइज होता है। बात नंबर फर्स्ट। दूसरा होता है रिसेप्टर, क्योंकि देखो भाई साहब लिगेंड है तो लिगेंड के लिए रिसेप्टर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस पूरे के पूरे डायग्राम को। मान लो यहाँ पर ये आपका कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है फ्रिजल, जिसका नाम क्या है, फ्रिजल रिसेप्टर है। एंड ये फ्रिजल जो होता है ये आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। ये कैसा होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। जैसे कि हमने GPCR का देखा था, जैसे कि GPCR का देखा था, GPCR भी आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन था, याद रख लेना। अब यहाँ पर एक और रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं इनहांसर रिसेप्टर। ये इनहांसर रिसेप्टर क्या होता है, इसका नाम होता है LGR रिसेप्टर। इसका नाम क्या होता है, LGR रिसेप्टर होता है एंड ये भी आपका 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का ही
बना हुआ होता है। ये भी कितने मेम्ब्रेन का रहेगा, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का इस प्रकार से आपका होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर जो है ये बना दिया है, इसको बोलते हैं आपका LGR, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, LGR रिसेप्टर बोलेंगे। ये भी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन का है। एक्चुअल में क्या काम करता है, इस पे आकर के जुड़ेगा आर स्पो। आर स्पो क्या होता है, आर स्पो होता है आपका स्पोंडिन। आर स्पो क्या होता है, आर स्पो होता है आपका स्पोंडिन। एंड ये जो स्पोंडिन नाम की प्रोटीन है, ये क्या काम करेगी, एक्ट सिनर्जेटिकली विथ WNT टू एनहांस सिग्नल लेवल। यानी कि इस WNT पे जब आपका WNT आएगा, यानी कि ये जो आपकी GPCR जैसी आपको एक रिसेप्टर चमक रहा है, यहाँ पर अब आपका क्या आने वाला है, ये मान लो WNT अगर आया, यहाँ पर अगर WNT नाम के जो है सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड आया, तो यहाँ पर जो है जो आपका LGR है, यहाँ पर भी अब एक प्रोटीन आकर के जुड़ेगी जिसको बोलते हैं आर स्पोडिन। क्या बोलेंगे, आर स्पोडिन बोलेंगे। ये आर स्पोडिन क्या काम करवाएगी कि जो WNT एंड रिसेप्टर के बीच में जो आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो आपका लिंकेज बन रहा है, उसको परफेक्ट बनाएगी, ठीक है ना, उसको परफेक्ट बनाएगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर आपका WNT यहाँ पर विदाउट आर स्पोडिन आकर के जुड़ जाए, तो इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये अंदर जो भी आपके इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग चलने वाला है उसको एक्टिवेट कर दे। इसलिए यहाँ पर आर स्पोंडिन की जरूरत होती है, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर आर स्पोंडिन पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक और आपका कोर रिसेप्टर पाया जाएगा जिसको बोलते हैं LRP, इसको बोलते हैं LRP। ये भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है इस प्रकार से, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस प्रकार से प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है LRP। एक्चुअल में ये क्या काम करता है, ये भी आपका जो WNT प्रोटीन जुड़ रहा है, WNT प्रोटीन जुड़ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। एंड ये WNT से जो आपका रिसेप्टर जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोल रहे हैं LRP फर्दर जो सिग्नल होने वाला है, अंदर जो आपका सिग्नलिंग होने वाला है, इस LRP के थ्रू ही अंदर सिग्नलिंग होगी। तो ये बात याद रख लेना, जो आपका LGR है यहाँ पर क्या करवा रहा है, लिंकेज को बेटर बना रहा है, जबकि जो LRP है ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जितनी भी आपकी इंटरनल सिग्नलिंग होगी इस WNT प्रोटीन के थ्रू, वो सब आपकी LRP से होने वाली है। आई बात समझ में, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक अडाप्टर सिग्नल होता है। अडाप्टर सिग्नल क्या होता है, उसका नाम होता है D7, ठीक ना, उसका नाम होता है D7। ये आपका जो है रिकॉग्नाइज करेगा जब आपका WNT आता है, तो इस WNT आने के बाद LRP जो है वो जाकर के अटैच हो जाएगा जो आपका मेन रिसेप्टर है, जिसको हमने बोला फ्रेजल रिसेप्टर, जिसको बोला फ्रेजल रिसेप्टर। ये आपका LRP यहाँ से आकर के ज्वाइन हो जाएगा। जैसे ये आपका ज्वाइंट हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करता है एक अडाप्टर प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं D7, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं D7 नाम से इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं बीटा कैटेनिन। ये बीटा कैटेनिन कहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये बीटा कैटेनिन आपकी प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि यहाँ पर ये आपकी बीटा कैटेनिन प्रेजेंट होती है। अब इस बीटा कैटेनिन के लिए कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो इसको इनहिबिट करने का काम करती है, यानी कि इसको रोक करके रखने का काम करती है, इसको कुछ भी काम नहीं करने देती, ठीक है ना, यानी कि उनको बोलते हैं हम इनहिबिटर फॉर बीटा कैटेनिन, ठीक है ना, बीटा कैटेनिन, या फिर उन्हीं को हम आपका रिप्रेसर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये कौन कौन सी होती है, तो याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मास्टरमाइंड होता है, जिसका दिमाग चलता है, वो होता है आपका APC, ठीक है ना, यही आपका दिमाग वाला होता है, इसी का दिमाग चलता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका एक्जीन होता है, एक्जीन हेल्प करता है APC की, एक्जीन हेल्प करता है APC की। एंड जो आपका GSK3 एंड साइक्लिन 1 होता है, यहाँ पर देखो काइनेज है, यानी कि ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, एंड आपका केसिन काइनेज फर्स्ट। यहाँ पर आपका काइनेज आ रहा है, यानी कि एक प्रकार से फास्फोराइलेशन करवाएंगे, ये फास्फोराइलेशन करवा रहे हैं, यानी कि ये दो आपके खिलाड़ी है, ये दो प्लेयर है जो एक्चुअल में इनहिबिटर का काम कर रहे हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो है आपका APC, इस बात को याद रखना है।
ये क्या काम करते हैं, हेल्प इन यूवी क्वाइटिनेशन, यानी कि ये क्या काम करेंगे, जो बीटा बीटा आपके जो बीटा कैटेनिन है इस पे क्या काम करेंगे, यूवी क्वाइटिनेशन करवा देंगे। यूवी क्वाइटिनेशन किस प्रकार से होता है देखने की कोशिश करो। मान लो ये आपका कोई भी सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस साइड में बना रहा हूं मैं, इसमें कोई वरी मत कर लेना। मान लो ये आपकी कोई भी प्रोटीन है, ये कोई भी प्रोटीन है जिसका नाम है बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन पे अब आपके यूवी क्वाइटिन इस प्रकार से आकर के जुड़ जाएंगे। अब ये जो यूवी क्वाइटिन जुड़ा है ये किसकी वजह से जुड़ा है, ये आपके इनहिबिटर की वजह से जुड़ा है। एंड इसका नाम क्या है, जो यूवी क्वाइटिन जुड़ा है तो यूवी क्वाइटिन डिग्रेडेशन का नाम है बीटा टीआरसीपी। क्या नाम है, बीटा टीआरसीपी, ठीक है ना। इस आपका जो है आपका यूवी क्वाइटिनेशन का नाम होता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर अब आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाते हैं। एक्चुअल में ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहां पर पाए जाएंगे, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक ना, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है। इस प्रकार से जब ये डीएनए प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस डीएनए के ऊपर आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाते हैं इस प्रकार से। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है TCF एंड दूसरा होता है LEF, ठीक है ना, TCF एंड आपका LEF। बट क्या होता है कि इन TCF एंड LEF को इनहिबिट करके रखती है एक दूसरी प्रोटीन जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर के नाम से जानते हैं या फिर इनहिबिटर ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है ग्लूचो। यानी कि ये इसको जो है इनहिबिट करके रखेगी, जिस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लूचो, ठीक है ना, जिस प्रोटीन का नाम है ग्लूचो। एंड इस ग्लूचो को हम को रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, को रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, इतनी बात याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे लास्ट में क्या होगा, मान लो आपका जो है सिग्नलिंग चला, किस प्रकार से सिग्नलिंग चलता है आगे देखेंगे। सिग्नलिंग चला तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, पहले को बोलते हैं सी माइक एंड दूसरे को बोलते हैं साइक्लिन डी, ठीक है ना। ये दोनों का काम क्या होता है कि सेल के रेगुलेशन में, सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में आपका ये हेल्प करने वाले हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये प्लेयर थे, प्लेयर का आपको मैंने सेपरेटली काम बता दिया है। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि ये इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो फुल फॉर्म पर वरी मत कर लेना। LGR का मतलब होता है ल्यूसिन रिच रिपीटेड कंटेनिंग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। यहाँ पर ये किसके लिए जाती है, ये जाती है आर स्पो यानी कि आर स्पोन्डिन के लिए। LRP56 क्या होती है, LDL यानी कि लो, यहाँ पर LDL की फुल फॉर्म भी क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिपीट प्रोटीन, ठीक है ना। इसको याद रखना। D7 को हम DSH या फिर DVL आपको देखने को मिल जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। GSK3 क्या है, ग्लाइकोजन सिंथेस 3 है। APC क्या है, एडिनोमेटोसिस पोलिपोसिस है, ठीक है ना। इतनी बात याद रख लेना। CK1 का यहाँ पर क्या फुल फॉर्म होने वाली है, केसिन काइनेज फर्स्ट होने वाली है, केसिन काइनेज फर्स्ट। एंड जो आपका बीटा TRCP है ये क्या है, बीटा ट्रांसड्यूसिन रिपीट कंटेनिंग प्रोटीन। तो आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती, लेकिन आप बोलते हो कि हर बार के सर हमको फुल फॉर्म चाहिए, तो लो भाई आपके लिए मैं फुल फॉर्म भी ले आया हूं। इतनी बात समझ में बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए अब देखते हैं अपना पाथवे जो कि है कैनोनिकल पाथवे, किस प्रकार से आपका कैनोनिकल पाथवे परफॉर्म होता है। तो आपको पता है मैं आपको अपनी ही भाषा में समझाने वाला हूं। तो देखो पहली कंडीशन लेते हैं, जब आपका WNT प्रेजेंट नहीं था, यानी कि WNT प्रेजेंट नहीं था, यानी कि ये आपका प्रेजेंट नहीं था। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी एक सेल है, ये मैं बना रहा हूं आपके लिए एक सेल। इस सेल पे क्या होने, तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मेन रिसेप्टर की, जिसका नाम होता है फ्रिजल्ड रिसेप्टर। ये आपका 7 पास होता है, तो इस प्रकार से हम 7 पास बना देंगे। ये क्या है, ये आपका है फ्रिजल्ड रिसेप्टर। इस फ्रिजल्ड रिसेप्टर के ही एक सिनर्जेटिक रिसेप्टर और पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं LGR, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है LGR, जो कि मेन आर स्पोन्डिन लगता है, इसका नाम होता है LGR, ठीक है ना, LGR। अब यहाँ पर क्या होता है, एक कोर रिसेप्टर और भी पाया जाता है। जी हाँ, एक कोर रिसेप्टर और भी पाया जाता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम LRP। इसको क्या बोलेंगे, LRP बोलेंगे। तो चलिए आइए देखिए अब क्या होता है कि भाई साहब WNT तो अभी तक आपका आया नहीं, सिग्नल मॉलिक्यूल आपका आया नहीं, तो LRP क्या होगा,
फ्रिजल से जाकर के अटैच भी नहीं हो पाएगा। अटैच नहीं हो पाएगा तो आपकी जो एक प्रोटीन है जिसको हम अडाप्टर प्रोटीन बोल रहे हैं, जिसका नाम है डी सेवल्ड, जिसका नाम है डी सेवल्ड, वो आपकी ऐसे ही पड़ी रहेगी। जब ये आपकी ऐसे ही पड़ी हुई है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो मैं ये बना रहा हूँ न्यूक्लियस एक साइड में, तो इसको थोड़ा सा समझ जाना अपनी तरफ से कि ये न्यूक्लियस है। वैसे ये आपका सेंटर में लोकेटेड होता है, लेकिन मैं इसको साइड में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई साहब देखो, अब आपका क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन पाई जा रही है जिसको बोलेंगे बीटा कैटेनिन, जिसको क्या बोलेंगे, बीटा कैटेनिन नाम की प्रोटीन बोलेंगे। एंड बीटा कैटेनिन प्रोटीन पे क्या हो रहा है कि भाई साहब इस बीटा कैटेनिन को कुछ काइनेज ऐसे हैं जो कि रोक के रख रहे हैं। अब काइनेज कौन कौन से हैं, तो याद रख लेना, सबसे पहले आपका जो आपका केसिन काइनेज फर्स्ट, केसिन काइनेज फर्स्ट है जो कि इसको इनहिबिट करने का काम कर रहा है, रोक के रखने का काम कर रहा है, यानी कि इस पे फास्फोराइलेशन करवा रहा है क्योंकि ये काइनेज है। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर आपका एक और काइनेज होता है जो कि इसको रोक के रखने का काम होता है, जिसको बोलते हैं GSK3, जिसको क्या बोलेंगे, GSK3 काइनेज बोलेंगे। ये भी यहाँ पर फास्फोराइलेटेड करवाएगा एंड ये भी इस बीटा कैटेनिन को रोक के रखने का काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि केसिन फर्स्ट एंड GSK3 जो होता है, इनको एक दूसरी प्रोटीन पकड़ के रखती है कि जिससे कि ये भागे ना, ये दूर ना भागे। तो उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम होता है एक्जीन। उसका नाम क्या रहेगा आपका, एक्जीन। एंड इस एक्जीन का भी जो मास्टरमाइंड है, जो आपका मास्टरमाइंड है, वो मास्टरमाइंड कौन है, तो गाइज मैंने आपको बताया था मास्टरमाइंड का नाम होता है आपका APC, यानी कि ये है आपका APC। अब इस APC ने इस पूरे की पूरी जो चैन है, जो आपके प्रोटीन है, जो इनहिबिटर प्रोटीन है, उस सबको लगा रखा है बीटा कैटेनिन के ऊपर इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या काम करेगा, सबसे पहले तो बीटा कैटेनिन इसको डिग्रेड करवाएगा। डिग्रेड किस प्रकार से करवाएगा कि जो आपका बीटा कैटेनिन है, ये आपका इस बीटा कैटेनिन पे यूबी क्वाइटीन को अटैच कर देगा इस प्रकार से। आपको पता है ये यूबी क्वाइटीन है एंड यूबी क्वाइटीन को पहचानेगा कौन, एक आपका ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं प्रोटियोसोम्स, जिसको क्या बोलेंगे हम, जिसको बोलेंगे प्रोटियोसोम्स। इस प्रोटियोसोम्स को डिटेल में पढ़ा रखा है मैंने आपको सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना, कि इसकी आपकी चार जो है क्या होती है, इसकी चार स्ट्रक्चर होती है। तो उस चीज को आप जो है सेल बायोलॉजी में ही पढ़ सकते हो, सेल बायोलॉजी में भी एंड बायोकेमिस्ट्री में भी प्रोटियोसोम्स को मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका यूबी क्वाइटीन यहाँ पर बना, यूबी क्वाइटीन बना, इसको आइडेंटिफाई करेगा ये प्रोटियोसोम्स, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपका प्रोटियोसोम्स है, ये प्रोटियोसोम्स इसको आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद जो बीटा कैटेनिन है, बीटा कैटेनिन को ही चबा जाएगा, बीटा कैटेनिन को ही समाप्त कर देगा, यानी कि बीटा कैटेनिन अब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, बीटा कैटेनिन इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई साहब जब तक WNT नहीं आया, तो जो WNT नहीं आया, तो जो WNT के लिए प्रोटीन है, ठीक है ना, जो प्रोटीन है वो भी नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर आपका जो है वो बीटा कैटेनिन फ्री ही नहीं हो रहा, बीटा कैटेनिन फ्री ही नहीं हो रहा, बल्कि ये डिग्रेडेशन में जा रहा है। एंड ये बीटा कैटेनिन अगर फ्री हो जाए तब ये क्या काम करेगा, तो वो चीज देखने की कोशिश करो। मान लो ये आपका न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर ये आपका क्रोमोसोम्स यानी कि DNA है। इस DNA पे आपके दो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जा रहे हैं, TCF, ठीक है ना, TCF एंड TEF, ठीक है ना। अब इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक प्रोटीन ने जो है आपका घेर के रख रखा है, इनहिबिट करके रख रखा है इस प्रकार से, जिसका नाम होता है ग्रोचर, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है, ग्रोचर, जिसको हम GRO के नाम से भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर बीटा कैटेनिन बाय चांस फ्री हो जाए, बीटा कैटेनिन फ्री हो जाए, तो ये बीटा कैटेनिन जो है इफेक्ट डालेगा इस ग्रोचर पे, यानी कि इसको इनहिबिट कर देगा, इसको यहाँ से हटा देगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस प्रकार से जब आपका WNT आता है, WNT आएगा तो तब क्या होने वाला है, यानी कि WNT अब आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगा तो ये किस प्रकार से काम करेगा, वो चीज देखने की कोशिश करो यहाँ पर। तो ये देखो एक सेल थी, सेल के ऊपर सबसे पहले हमने अपना जो है एक क्या बना दिया है,
सबसे पहले एक आपका मेन रिसेप्टर बना दिया है जिसको बोलते हैं फ्रिजल रिसेप्टर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, फ्रिजल रिसेप्टर है। अब इस फ्रिजल रिसेप्टर में क्या होगा कि यहाँ पर आपका एक और रिसेप्टर आएगा जिसको क्या बोलेंगे, जो कि इसका सिनर्जेटिक हेल्प करेगा, ठीक है ना। सिनर्जेटिक हेल्प करेगा, सिनर्जेटिक हेल्प कर रहा है मतलब कि इसको जो है वो लिंकेज में आपकी हेल्प करेगा। यानी कि WNT है, WNT भाई साहब यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लगेगा। जैसे ही यहाँ पर आपका WNT लगा फ्रिजल रिसेप्टर से, ये आपका फ्रिजल रिसेप्टर है, तो इस आर ये जो आपका LGR रिसेप्टर है, LGR पे क्या आ जाएगा, LGR पे आपकी एक प्रोटीन आ जाएगी जिसको बोलेंगे हम आर स्पोन्डिन, जिसको बोलेंगे आर स्पोन्डिन। ये आर स्पोन्डिन जो है, जो फ्रिजल जुड़ा है WNT से, उस लिंकेज को मजबूत कर देगा, उस लिंकेज को मजबूत कर देगा। जैसे ही लिंकेज आपकी मजबूत होगी तो यहाँ पर एक को रिसेप्टर पाया जाता है, को रिसेप्टर दौड़ के आएगा एंड यहाँ पर इस प्रकार से वो लगने वाला है, इस प्रकार से वो रिसेप्टर लग जाएगा जिसको बोलते हैं LRP। जैसे ही यहाँ पर LRP जो है इस रिसेप्टर से बाइंड होगा, यानी कि फ्रिजल से बाइंड हो रहा है, इसमें कंफर्मेशन चेंज आएगा तो यहाँ पर की जो डी सिवल नाम की प्रोटीन थी, जो अडाप्टर प्रोटीन है, वो इसको पहचान लेगी, आइडेंटिफाई कर लेगी। डी सिवल नाम की प्रोटीन जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर लेगी एंड यहाँ पर जैसे ही डी सिवल का बाद में आपका जो है कंफर्मेशन चेंज होगा, जैसे डी सिवल का कंफर्मेशन चेंज होगा, ये डी सिवल क्या काम करेगी फर्दर, देखो भाई साहब आपके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बीटा कैटेनिन है। इस बीटा कैटेनिन पे जो आपके इनहिबिटर लगे हुए थे, उन इनहिबिटर को ये जो है आपका LRP पे जाकर के लगा देगी, यानी कि जैसे ही LRP पे आपका कंफर्मेशन चेंज हुआ तो सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो बीटा कैटेनिन पे आपका केसीन काइनेज लगा हुआ था, यानी कि आपका क्या लगा हुआ था, केसीन काइनेज, जिसको हम CK1 बोलते हैं। CK1 आकर के सबसे पहले इस LRP पे चिपकेगा। जैसे यहाँ से केसीन काइनेज फर्स्ट आया, केसीन काइनेज फर्स्ट के पीछे पीछे आपका GSK3 आ जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर आपका GSK3 आ जाएगा, GSK3 भी इसके पीछे पीछे आ जाएगा। जैसे ही GSK3 आया तो भाई साहब यहाँ पर अब आपका दौड़ा एक्जीन भी आएगा कि यार भाई साहब मुझे पता चल गया APC जो है हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तुम दोनों ही GSK3 एंड आपका CK फर्स्ट ही आप जो है आपके पास ही असली पैसा है। तो एक्जीन इनसे इस प्रकार से बोलेगा एंड एक्जीन भी यहाँ पर आकर के आपका लग जाएगा, एक्जीन भी लग जाएगा। बचेगा यहाँ पर कौन बचेगा, यहाँ पर आपका APC बचेगा। APC अगर यहाँ पर बचा है तो ये अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये बुद्धू बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, बुद्धू बन जाएगा। एंड ये बीटा कैटेनिन जो कि पहले इनहिबिटर से घिरा हुआ था, ये अब आपका फ्री हो जाएगा। ये क्या होने वाला है, ये आपका फ्री हो जाएगा एंड फ्री होने के बाद ये बीटा कैटेनिन पहुंचेगा कहां पर, ये बीटा कैटेनिन पहुंचेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। ये आपका मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस बनाया तो इस पर ज्यादा हंसना मत एंड इसको जो है न्यूक्लियस मान करके चलो। मुझे पता है न्यूक्लियस ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको बना दिया है ऐसा। यहाँ पर इस न्यूक्लियस के पास क्या है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगे हुए हैं, पहले से ही प्रेजेंट है, जिसको हम TCF एंड TEF बोलना है, ठीक है ना, TCF एंड TEF बोलना है, पीछे लिखा हुआ है। अब इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ही एक आपका इनहिबिटर या फिर को रिप्रेसर लगा हुआ है जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जिसको बोलते हैं ग्रोचर। ये ग्रोचर क्या होता है, ग्रोचर या फिर ग्राउचर, ये ग्रोचर क्या होता है कि भाई साहब इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट रखने का काम कर रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बीटा कैटेनिन फ्री हो गया। जैसे ही आपका बीटा कैटेनिन फ्री हुआ, ये आपका जो है इनहिबिट कर देगा ग्रोचर को। जैसे ही यहाँ पर ग्रोचर को इनहिबिट करेगा, ग्रोचर यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ग्रोचर यहाँ से हटेगा, रिमूव होगा एंड रिमूव होने के बाद इस प्रकार से रिमूव हुआ। रिमूव होने के बाद भाई साहब यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, एंड ये प्रोटीन आपकी क्या होगी, तो याद रख लेना, ये प्रोटीन आपकी होगी या तो सी माइक, ठीक है ना, ये आपकी हो सकती है सी माइक या फिर हो सकती है आपकी साइक्लिन डी, ठीक है ना,
साइक्लिन डी हो सकती है। तो ये थी आपकी WNT पाथवे सिग्नलिंग। अब यहाँ पर आपको 3-4 म्यूटेशन केस मिलते हैं, वो म्यूटेशन केस को देखने की कोशिश कर लो। अगर भाई साहब आपका जो है आर स्पोन्डिन, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखो पहला म्यूटेशन केस बता रहा हूं मैं आपको, वो याद रखने की कोशिश कर लेना। अगर यहाँ पर आपका जो LGR है, LGR मतलब जो स्पोन्डिन वाला है, ये स्पोन्डिन वाला आकर के अगर इसने जो है बाइंडिंग नहीं करी, इसने बाइंडिंग नहीं करी, तब आपका जो है बीटा कैटेनिन एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। बीटा कैटेनिन आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, यानी कि जो सेल सिग्नलिंग है वो आपकी अधूरी रह जाएगी, बंद हो जाएगी, चाहे कितना ही आपका WNT रिसेप्टर से आके जुड़ता रहे, चाहे कितना ही आपका WNT रिसेप्टर से आकर के जुड़ता रहे, कोई आपकी सेल डिवीजन नहीं होने वाली अगर LGR में आपका म्यूटेशन आ गया किसी वजह से। तो यानी कि यहां पर आप लिखोगे नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन, नो सेल डिवीजन। अच्छा, इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर सेकंड केस देखने की कोशिश करो। तो मैंने आपको एक मास्टरमाइंड का नाम बताया था जिसको बोल रहा हूं मैं APC, जिसको मैं बोल रहा हूं APC। अब यहाँ पर अगर APC में म्यूटेशन हो गया, APC में मान लो किसी वजह से म्यूटेशन हो गया, तो ये APC कभी भी बीटा कैटेनिन को पकड़ के नहीं रख पाएगी, कभी भी बीटा कैटेनिन को पकड़ के नहीं रख पाएगी। यानी कि बीटा कैटेनिन अब आपका एक्टिवेट रहेगा हर समय, एक्टिवेट रहेगा हर समय, यानी कि ये भाई साहब सेल पे दे दनादन सेल जो है बनाने वाला है। यानी कि जब सेल बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है तो इसको बोलते हैं कैंसर। यहां पर क्या होने वाला है, कैंसर होने वाला है, कैंसर कोज हो जाएगा तुरंत के तुरंत। इतनी बात आपको याद रखनी है। जब आपका एपीसी पे क्या हो रहा है, जब आपका जो है एपीसी बहुत ज्यादा, मतलब एपीसी जो है आपका वो म्यूटेट हो गया है उस कंडीशन में, ठीक है ना, म्यूटेट हो गया है उस कंडीशन में आपके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर तीसरा और आपका एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पर तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि अगर जो ग्रोचोप्रोटीन में भी अगर आपको जो है इनहिबिट कर दी जाए ग्लूचोप्रोटीन किसी दूसरे फैक्टर से, ठीक है ना, ये इनहिबिट कर दी जाए ग्लूचोप्रोटीन, तब भी आपका सेल डिवीजन होगा, यानी कि तब भी आपका जो है सेल डिवाइड करेंगे। एंड इसको भी हम कैंसर की श्रेणी में रखेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी हम कैंसर ही बोलेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो ये 3 एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको याद रखनी है, इनके बारे में ही पूछा जाता है। तो ये था आपका WNT सिग्नलिंग। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से आपका, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कर लो कि आप आपका क्या था कि जब आपका जो है वो ऑफ कंडीशन में, यानी कि WNT नहीं आया था, जब आपका WNT नहीं आया तो जो फ्रिजल रिसेप्टर है जो कि कैसा है आपका 7 मेम्ब्रेन है, तो कैसा है 7 ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये आपका इनएक्टिव स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है, यानी कि जो आपका LRP है वो इससे दूर है, वो इससे दूर है। जब इससे दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है स्पेसिफिकली जो यहाँ पर एक और दूसरा रिसेप्टर है जिसको हमने आर स्पोन्डिन बोला है, वो यहाँ पर इन्होंने शो नहीं करा, इसलिए मैंने आपको अपनी तरफ से बना करके दिखाया है, वो भी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी बीटा कैटेनिन बन रहा है, बीटा कैटेनिन ये बन रहा है, इसको रोकने के लिए क्या होगा, साइक्लिन यानी कि केसीन काइनेज फर्स्ट आएगा, GSK3 आएगा एंड एक्जिन आएगा, APC आएगा, जो कि अल्टरनेटिवली इसका क्या करवाएंगे, डिग्रेडेशन कराएंगे, यूवी क्वाइटिनेशन के थ्रू डिग्रेडेशन करवाएंगे, जो कि प्रोटियोसोम के थ्रू होता है, प्रोटियोसोम के थ्रू होता है। एंड यहाँ पर जैसे ही आपका प्रोटियोसोम के थ्रू हो रहा है तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उनको घेरे रख रहा है कौन, ग्लूचो, ठीक है ना, उनको घेरे रख रहा है ग्लूचो, ये एज ए को रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट ही नहीं होने दे रहा। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका WNT आएगा, WNT आने के बाद फ्रिजल जो है एक्टिवेट होगा, फ्रिजल एक्टिवेट होगा तो इसकी और अच्छे से बाइंडिंग करवाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एक और जो सिनर्जेटिक रिसेप्टर है वो आएगा जिसको बोलते हैं LGR, जिसको बोलते हैं LGR। इसके पास होती है आर स्पोन्डिन होती है। ये आर स्पोन्डिन क्या काम कराएगी कि अच्छे से लिंकेज करवाएगी WNT एंड फ्रिजल की। इसमें कंफर्मेशन चेंज आएगा, जैसे ही कंफर्मेशन चेंज आएगा एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है LRP56, ठीक ना, LRP56। जैसे ही LRP56 आकर के यहाँ पर कंबाइन होगा
डिसेबल्ड इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, डिसेबल्ड आकर के जुड़ जाएगा। डिसेबल्ड जैसे जुड़ेगा साइक्लिन को बोलेगा कि भाई साहब तू जो है LRP पे आकर के जुड़ जा, ये आपका LRP पे आकर के जुड़ेगा। GSK3 को भी बोलेगा कि तू भी आपका LRP पे आकर के जुड़ जा। एक्जिन को भी बोलेगा कि तू भी आपका LRP पे आकर के जुड़ जा। बचेगा APC, APC अकेला है तो किसी काम का नहीं है। बीटा कैटेनिन यहाँ पर फ्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये फ्री होगा, ये ग्लूचो को, जो ग्लूचो है, ग्लूचो को इनहिबिट कर देगा, ग्लूचो को इनहिबिट कर देगा। एंड जैसे ही ग्लूचो को इनहिबिट कर देगा, यहाँ पर क्या होगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके दो और पैरामीटर आते हैं आपका, कौन कौन से, VCL9 एंड पाइगो, ठीक है ना। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, इन दो को छोड़ देना। बीटा कैटेनिन आया, आने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है TCF एंड आपका TEF, ठीक है ना, ये आपका LEF नहीं है, TEF है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इसलिए क्या होता है कि जो आपका डायग्राम होते हैं ना, उन डायग्राम से नहीं समझाया जाता क्योंकि उनमें पूरा नहीं दिया जाता, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी प्रोटीन बनेगी, जो भी प्रोडक्ट बनने हैं, जैसे कि साइक्लिन डी हो गया, साइक्लिन डी बनेगी आपकी, एंड जो सी माइक है, सी माइक का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इस बात को याद रख लेना। तो ये तो था आपका कैनोनिकल वाला पाथवे। कैनोनिकल वाला पाथवे हो चुका है। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन कैनोनिकल पाथवे, जिसमें हम कैल्शियम डिपेंडेंट पढ़ेंगे एंड आपका प्लेनर सेल पोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों पाथवे को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।